जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर मैं आपको बताना चाह रही थी। देखिए आज भी हम लोग क्या करते हैं ना, इम्पैक्ट फैक्टर की ओर भागते हैं, अरे डबल डिजिट में होना चाहिए, 11 इम्पैक्ट फैक्टर, 12 इम्पैक्ट फैक्टर, अपनी पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन आज का जो जमाना आ गया है, जो आज पब्लिकेशन का एक क्राइटेरिया आ गया है, वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ फाइनेंशियल लेवल पे वो फाइनेंस को केंद्रित रख के बनाया गया है। कई बार आप देखेंगे केवल 13वीं वॉल्यूम चल रही है और जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है 8। क्यों है? क्योंकि प्रीडेटरी जर्नल्स ने अपना रुख जो है वो पूरे रिसर्च स्कॉलर्स की कम्युनिटी पे कर रखा है। आज एक पेपर अगर आप बायोमेड सेंट्रल में पब्लिश करते हैं तो आपको लगभग 2 लाख रुपए की राशि देनी पड़ती है। ये मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। बायोमेड सेंट्रल में अगर आप एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हो 2 लाख रुपए देना पड़ता है। मैं प्राउडली आज ये बात कहती हूँ कि पतंजलि हर्बल रिसर्च डिपार्टमेंट से हमने पिछले साल 80 आर्टिकल पब्लिश करे, 1 पैसा नहीं दिया हमने। कोई एक रिकॉर्ड ये बता दे कि हमने 1 पैसा दिया हो, क्योंकि मैं जिन गाइड ने मेरे को ट्रेन किया है, प्रोफेसर जेपी यादव, आज वो आईजी यूनिवर्सिटी मीरपुर के वाइस चांसलर हैं, तो वो हमेशा ये बात कहते थे कि रिसर्च भी हम करें, पैसे भी हम दें। बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमें इन प्रेडेटरी जर्नल्स को स्टॉप करना होगा। कैसे कर सकते हैं? क्वालिटी वर्क से। तो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर के पास मत भागिए, क्योंकि साइटेशन बेस्ड होते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, और वो भी नॉर्मलाइज्ड नहीं होते। कई बार क्या होता है कि जो भी मान लो एक जर्नल के अंदर 10 रिसर्च आर्टिकल है, तो एक रिसर्च आर्टिकल का साइटेशन केवल 10 हैं, दूसरे रिसर्च आर्टिकल क्योंकि हिट कर गया, उसके जो रिसर्च आर्टिकल के साइटेशन है वो 1000 है। तो आपका सभी का इम्पैक्ट फैक्टर 1 कैसे हो सकता है? राइट? आप एग्री करेंगे इस चीज से? जैसे कि एक रिसर्च आर्टिकल मैंने लिखा कोविड पे, उसके तो आगे 1000 साइटेशन, क्योंकि रिसेंट टॉपिक है भैया, चल रहा है तो आएगा। और एक ऐसा रिसर्च आर्टिकल था जो बहुत ही ज्यादा वैसे एडवांस टॉपिक पे था, लेकिन लोगों के लिए अंदर इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ, या उस पे कार्य कम हो रहा है। अगर वो कम हो रहा है तो उसके साइटेशन कम आए, तो हम लोग इस दौड़ में ना भागे, ये मेरा आग्रह है। दूसरा एच इंडेक्स आता है। एच इंडेक्स भी साइंटिस्ट के मोस्ट साइटेड पेपर्स का इंडेक्स आता है। इसमें भी फील्ड नॉर्मलाइज नहीं होता है, तो हम लोगों को बिब्लियोमेट्रिक्स पे मूव करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अब मैं जो हमारे रिसर्च ग्रुप ने कुछ परफॉर्म किया है उसके थोड़े से अंश आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूं, जो कि पूरे मेरे अभी तक के रिसर्च के जितने भी कार्य हैं रिगार्डिंग द बिब्लियोमेट्रिक्स, उनका एक समरी सॉर्ट ऑफ है। नेक्स्ट, अब मैंने जैसे आपको बताया था पर्सनलाइज्ड जो बिब्लियोमेट्रिक्स, तो पूज्य आचार्य श्री की रिसर्च प्रोफाइल का हमने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करा। नेक्स्ट, कितने उनके साइटेशन है, एच इंडेक्स, साइटेन इंडेक्स, ये सब गूगल स्कॉलर से मिल जाता है। कुछ इम्पैक्ट फैक्टर आपको कैलकुलेट करना रहता है। नेक्स्ट, ये ईयर वाइज साइटेशन एनालिसिस है। नेक्स्ट, ये नेटवर्क विजुअलाइजेशन है। आप इसमें देखेंगे जो बड़े डॉट हैं, जैसे इसमें शर्ली टेलिस मैम का बड़ा डॉट दिख रहा है, ये जो बड़ा डॉट है ये बताता है कि शर्ली टेलिस मैम के आचार्य श्री के साथ सबसे ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स हैं। जो जितना आचार्य श्री वाले बड़े वाले डॉट के करीब होगा उतने ही उसके रिसर्च पेपर ज्यादा होंगे, जितना बड़ा होगा उतने ही वो ज्यादा होंगे। दिस इज द वे ऑफ नेटवर्क विजुअलाइजेशन विच इज डन बाय द वोस व्यूअर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, ये एनालिटिक्स है जो कि रिसेंट और एक्यूरेट डेटा ऑफ आचार्य बालकृष्ण जी रिसर्च प्रोफाइल जो बताती है कि क्रोनोलॉजिकली अगर मैं पब्लिश्ड आर्टिकल देखूं कि किस ईयर में कितने हैं। नेक्स्ट, ये रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन डिफरेंट एरिया, जैसे आयुर्वेद में कितने हैं, योग में कितने हैं, क्योंकि पूज्य आचार्य श्री काफी फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, तो उसमें भी ये क्राइटेरिया और परसेंटेज वाइज उसको बाइफरकेट करता है। ये सभी सॉफ्टवेयर कर रहा है, इसमें कोई मैनुअल काम नहीं है। मैं यहाँ पर नोटिस में लाना चाहती हूँ आपके कि सब कुछ ये सॉफ्टवेयर कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है इसमें। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज, ये भी ये बताता है कि विथेनिया सोमनीफेरा पे आचार्य श्री के आज तक सबसे ज्यादा पेपर है। नेक्स्ट, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड ऑन डिफरेंट डिजीजेज, कितने डिफरेंट डिजीजेज पर आचार्य श्री के रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट, अब ये वाला है कि एक तो आचार्य श्री का जहां नाम जिनमें था उतने रिसर्च आर्टिकल कितने हैं, या अदर ऑफिशियल्स ऑफ पतंजलि, यानी वो चाहे आचार्य श्री से या पतंजलि से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हों, उन आर्टिकल्स में आचार्य श्री का नाम नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअली कार्य कर रहे हैं, तो उन आर्टिकल्स के कितने हैं और हमारे जो आचार्य श्री के नाम से हैं वो कितने हैं। ये एक
रिसर्च प्रोफाइल का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल आता है योग और यज्ञ का, कि मेंटल इलनेस पे ही हमने कार्य किया, और ये पतंजलि यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों का ही कार्य है, उनसे हमने थोड़ा गाइड करके उनको करवाया, क्योंकि यज्ञ पे वो रिसर्च कर रहे हैं और पूज्य स्वामी जी का जो इंटीग्रेटेड पैथी का मॉडल है तो उसी के ऊपर ये कार्य हो रहा है। तो पहले तो हमें विजन की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि पूज्य स्वामी जी का विजन इतना अच्छा है, कोई सोच नहीं सकता कि यज्ञ को इतने अच्छे ढंग से योग के साथ जोड़कर इतना बड़ा कार्य हो सकता है। तो उसका बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हमने किया। नेक्स्ट, ये वही प्रिज्मा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हमने डिफाइन करे। नेक्स्ट, ये रिजल्ट है 1972 से लेकर 2021 तक क्या क्या रिसर्च हुए, क्या उनके ट्रेंड थे। आप लोगों को बहुत गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि अब रिसेंट जितने भी ईयर्स हैं आप ग्राफ देख रहे हैं कि आज यज्ञ की महिमा बढ़ रही है, यज्ञ के ऊपर रिसर्च का कार्य बढ़ रहा है, तो हम लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है। नेक्स्ट, ये पब्लिकेशन ग्रोथ एनालिसिस है, किस प्रकार से पब्लिकेशन ग्रोथ हो रही है, और ये पेपर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये पब्लिश होने के लिए जा चुका है। नेक्स्ट, ये पूरे वर्ल्ड की बात है, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस भी रहना चाहिए। यज्ञ और योग केवल और केवल भारत से बिलोंग करते हैं हमने, क्योंकि पूरे विश्व के ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम पर कार्य किया है। 160 से ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम हैं पूरे विश्व के अंदर। उन सभी ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम पे हमने बहुत इन डेप्थ कार्य किया है। यज्ञ और योग हमने कहीं नहीं सुना, ना कहीं हमने देखा। तो केवल इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है, लेकिन आज आप देखेंगे यज्ञ और योग पर पूरी दुनिया कार्य कर रही है। नेक्स्ट, दिस इज द हाईली कंट्रीब्यूशन जिस कंट्री का है। आश्चर्य होगा आपको ये जानकर, इंडिया दूसरे नंबर पे है और यूएस पहले नंबर पे है। हम लोगों को ये प्रयास करना है, इस पूरे पतंजलि यूनिवर्सिटी को और उसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि ये स्थिति हम बदल सके। नेक्स्ट, मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आप देखिए सबसे शीर्ष पे जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो हमें इस संदर्भ में और प्रयास करने की जरूरत है। नेक्स्ट, मोस्ट एक्टिव ऑथर्स, तो इसमें भी आप देखेंगे शर्ली टेलिस मैम का, क्योंकि योग पे सबसे ज्यादा रिसर्च आर्टिकल है। एक ऐसा ऑथर जिसके योग पे सबसे ज्यादा रिसर्च आर्टिकल है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि वो हमारे पतंजलि से हैं। नेक्स्ट, हाईली पोटेंशियल जर्नल्स, यानी कौन सी जर्नल ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, तो ये आप उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाईली साइटेड आर्टिकल, सबसे ज्यादा साइटेशन किस आर्टिकल के हैं, ये सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर करके दे रहा है, बशर्ते आपको अपने दिमाग से कीवर्ड्स का चयन और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज को डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, किस किस देश के साथ कैसे कैसे कोलैबोरेशन है। मैं ध्यान रखिए 3 चीजों की बात कर रही हूं, यज्ञ और योग, उसके साथ साथ तीसरा है मेंटल इलनेस। केवल मेंटल इलनेस के संदर्भ में क्या कार्य हुआ है। नेक्स्ट, दिस इज अगेन एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का आपस में नेटवर्क विजुअलाइजेशन है। नेक्स्ट, ये कोलैबोरेशन है वर्ल्ड वाइड कंट्री इन द फील्ड ऑफ यज्ञ, योग एंड मेंटल इलनेस। नेक्स्ट, अब मेरा तीसरा और आखिरी टॉपिक है कोविड-19। आप सबको पता है कोविड-19 का, लेकिन हमें इस बात का अनुभव भी है। पतंजलि में पीआरआई में तो नीचे से ही हमें टेबलेट दे दी जाती थी, कोरोनिल श्वासारी, और मेरे ख्याल से हर संस्थान में ये हुआ। पतंजलि ऐसा संस्थान पूरे देश का बना जहां पर कोविड में भी हम लोग आते रहे, अपने कार्यों का निर्वहन करते रहे। ये पूज्य स्वामी जी की महिमा ही है कि अगर एक व्यक्ति यहाँ से कोई कोविड पॉजिटिव ऐसे निकल जाता या उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती, तो वो नाम पे, नेम पे, फेम पे तुरंत आ जाता है, क्योंकि मीडिया है। बट द पॉइंट इज व्हाट, कि विश्वास था और इतनी जल्दी कोरोनिल और श्वासाहारी बनाकर एक आयुर्वेद की जो पुनर्स्थापना और पुनर्प्रतिष्ठा का जो कार्य किया है पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी, उसके लिए धन्यवादी है। और हम उसके साथ साथ एक बात करते हैं इसमें कि हर्बल मेडिसिन के संदर्भ में कोविड-19 का हमने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करा। ये मैं आज पहली बार प्रेजेंट कर रही हूँ आप लोगों के सामने। नेक्स्ट कीजिए। तो यही हमने एक मेथोडोलॉजी यूज करी, हमने dimensions.ai यूज करा। आप इसमें देखेंगे सर्च क्वेरी, ये क्वेरी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो सर्च क्वेरी लिखा हुआ है इसमें देखेंगे आप और शब्द का, एंड शब्द का प्रयोग है, ये क्वेरी बनाना ही इंपॉर्टेंट होता है। देन प्रिज्मा एनालिसिस, और हमें 1667
ऐसे स्कॉलरी आर्टिकल्स मिले कोविड-19 पे, अभी समय ही कितना हुआ है। तो यहाँ देखिए, अपने आप को सभी टटोलिए कि आपने कोविड पे कितना काम किया रिसर्च का, और बाहर की दुनिया ने कितना कर दिया। क्या हमें इसमें और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है? नेक्स्ट, आप इसके रिजल्ट देखेंगे कि पूरे कंट्री वाइज कितने पब्लिकेशन हुए, और इसमें वही चाइना सबसे ज्यादा कर रहा है। वो बात हो गई कि फैला भी हम रहे हैं और रिसर्च भी हम ही कर रहे हैं, और हालांकि इसमें इंडिया का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। उसको हमने थोड़ा सा कलर वाइज भी दिखाया है, यानी जो डार्क कलर है वहां ज्यादा पब्लिकेशंस एटसेट्रा। नेक्स्ट, ये टॉप 10 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन है। पुनः गर्व की बात है कि आचार्य श्री की ऑथरशिप में सबसे ज्यादा पूरे विश्व में कोविड-19 के आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये डेटा आज पहली बार आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि ऐसे इतने आर्टिकल्स जिसमें आचार्य जी ऑथर थे, और तो ऑथर थे ही, तो आचार्य जी थे, और दूसरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अनुराग सर, वो भी सेकंड नंबर पे हैं इसमें, क्योंकि जितने आर्टिकल्स थे तो कुछ छोड़ के बाकी सब में अनुराग सर का भी नाम था। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से टॉप 10 जर्नल्स कौन सी थी? नेक्स्ट, ये वही रिसर्च कोलैबोरेशन नेटवर्क, यानी को ऑथरशिप, मैंने किन किन के साथ काम किया, या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसने क्लब अप किया। नेक्स्ट, रिसर्च कोलैबोरेशन नेटवर्क में को अकरेंस ऑफ की टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक टर्म कितने बार आई। एक रिसर्च आर्टिकल में अगर एक टर्म आती है, उसको कोविड-19 लिखा जाता है, तो वो कितनी बार दूसरे रिसर्च आर्टिकल में आई, या को ऑथरशिप। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस? अब इतनी पूरी जो कहानी हमने सुनी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले ये क्लियर पिक्चर देती है एक्सटेंस ऑफ रिसर्च डन एंड स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। क्लियरली बता देती है कि इतना काम हो रखा है, ये लैब गैप है, ये लैकुनास है, इसको फुलफिल करो। ये आइडियाज देती है और पॉसिबल वे फॉरवर्ड बताती है फॉर रिसेंट एरियाज ऑफ रिसर्च। यानी जब वहां गैप पता चल जाएगा तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि आगे क्या कार्य करना है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी पता चल जाएगी कि इतने साइटेशन के ये पेपर हैं, इतने साइटेशन के ये पेपर हैं। आप लोग दिग्भ्रमित नहीं होगे। कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली भी आकर आपको ये नहीं बोल सकता कि इस पे तो ये काम हो चुका, आपका काम तो रिपीटेटिव है, नहीं बोल सकता। देन कम्स टू द कोलैबोरेशन एंड रिलेशनशिप एनालिसिस, क्योंकि यदि हम दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ इसमें रिलेशनशिप एनालिसिस में जाते हैं तो हमारा रिसर्च प्रोफाइल और ज्यादा अपग्रेडेड होता है, हमारा बिब्लियोमेट्रिक स्कोर और ज्यादा इंप्रूव होता है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव्स। तो इसमें जो है एक कॉन्फ्रेंस 1 to 3 अगस्त 2022 को एक कर रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री के जड़ी बूटी दिवस को उनके ऑनर में जर्नल ऑफ मेडिसिनल प्लांट ने ये कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा लिया है। इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों कोलैबोरेटिव वे में कार्य कर रहे हैं, और एनएमपीवी द्वारा ये फंडेड है, नाबार्ड द्वारा ये फंडेड है। मैं आग्रह करूंगी यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के सभी फैमिली मेंबर्स से कि आप लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करूंगी आदरणीय प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी को और आदरणीय साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी को कि आप इसमें मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमें फंड कर रहा है, और उसके साथ साथ इसमें लगभग कई देशों के प्रतिभागी जो है वो फिजिकली यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें हमें आप लोगों के दिशा निर्देशों की और मार्गदर्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी। और इसका जो ब्रोशर है वो सबसे पहले मैं आज प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी और आदरणीय साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी को सबसे पहले उनको देते हुए आज इसका विधिवत हम शुरुआत करते हैं। इस संदर्भ में आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग नैक के लिए 259 रिसर्च पेपर्स सबमिट किया था। उसमें एच इंडेक्स पेपर्स आया था 7 नंबर।
सपोज इफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस किया हुआ तो फिर वो कैसे होगा? नहीं, सब उसमें हो जाता है सर। कुछ एंट्रीज जो हैं वो हमें खुद भी चेक करनी पड़ती हैं। जैसे ये कुछ तो नॉन एंट्रीज होते हैं, जैसे जो आप बात कर रहे हैं वो नॉन एंट्रीज की बात है, जिनको हम जानते हैं। जो पर्सनलाइज्ड रिव्यू आर्टिकल्स, बेसिकली जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, उसमें हम जानते हैं कि हाँ ये वाला रह गया है। लेकिन Dimensions.ai का जब आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, जो आप नेक वाली बात कर रहे हैं, उस समय हम लोगों ने गूगल स्कॉलर का यूज़ किया था। तो उसमें से जितने वो कैप्चर कर पाया उसने करा, क्योंकि उसका डेटाबेस का साइज जो है वो लिमिटेड है। Dimensions.ai ने और भी ज़्यादा इसको एडवांस वे में प्रस्तुत करा है। और इसके अलावा भी Dimensions.ai तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि पूरी की पूरी इंडेक्स या पूरी की पूरी लिस्ट देते हैं। Can you please name them? NAAC लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। कब हम लोग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस किया था, वो लोग रिफ्यूज कर दिया सर, क्योंकि वो अपग्रेड नहीं है। मैं तो यही बात बोलूँगी, क्योंकि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एक नोवल अप्रोच है। और अभी क्या है कि मेरी एक फ्रेंड थी कनाडा में, क्योंकि मैंने कुछ पंजाब में जब काम किया था तो मोस्टली वहाँ पर लोग आजकल कनाडा में बसे हुए हैं, तो वहाँ से मेरी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि मैम हमारे यहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेने का क्राइटेरिया जो बन गया है रिक्रूटमेंट का, वो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बेसिस पे लेते हैं। इस चीज़ को हमने भी पिछले साल सीखा है पहले कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ये बात फॉर श्योर है कि आने वाले कुछ सालों में ये एक रिक्रूटमेंट का हमारा जरिया बनने वाला है, जिस प्रकार से एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि जैसे एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो हमारे इंडिया की होती हैं वो धीरे धीरे शनै गति से आगे बढ़ती हैं, तो किस प्रकार से बढ़ती है, कौन रिसर्च इंस्टीट्यूट कितना लेता है, तो वो एक बाद का विषय है। जैसे आज हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम एच इंडेक्स और I10 इंडेक्स देखने लग गए, लेकिन आज से 10 साल पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम एच इंडेक्स और I10 इंडेक्स को कोई व्यक्ति जानता भी नहीं था। नॉर्मल टर्म में, नॉर्मल भाषा में उसको कोई सुनता भी नहीं था। लेकिन आज हम जो भी इंटरव्यू लेते हैं तो पहले पूछते हैं हाँ व्हाट इज योर एच इंडेक्स, उससे ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना रिसर्च लेवल पे एक्टिव है। I have one query, ma'am. That was very appreciable, your lecture was. I just wanted to know that if we do the systematic review, which I have done thoroughly on Cochrane Library, so if we exclude the Cochrane Library, can we exclude the Cochrane Library in Dimensions.in? You can exclude Cochrane Library. Because here in the university, the Cochrane library is not. Definitely, this is the issue. Yes. Yeah, So, because we have tried also for the Scopus database, because it's a robust database. It's not available as well. Yeah, but it's not available. The reason is, however, we have tried, and in fact, we have got the permission from the respected Acharya Shri that okay, go ahead. But the problem is that there is no way to waste money for this particular kind of database or special Scopus database, and when the things are available with free with us, like for the Dimensions.ai. So you are saying that Dimensions AI, which I will implement in my bibliometric applications. So can we get all those research Yeah, definitely. papers which are there in That's the why I'm Cochrane saying. Why I'm saying this, because first of all, it's freely available. Secondly, this is a database. Have you listened the one of the term which is Science Hub? Yeah. Yes. Sci-Hub. I think all are familiar with that. That was developed by a single lady, and number of times उनको जेल हो चुकी है, number of times कई countries की पुलिस उनको ढूंढ रही है. The point is what कि उसने अकेले क्रैक करके उन सब डेटाबेसेस को एक स्थान पे वो लेके आई. This is what Dimensions.ai is moving with the legal boundaries. वो legal boundaries पे चल रहे हैं, and उन्होंने कहा है कि जितने भी नॉन कमर्शियल जो एक्टिविटीज हैं, यानी जो कमर्शियल होंगे ऑब्वियसली उसके चार्जेस होंगे, बट फॉर नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज दीज आर द फ्रीली अवेलेबल. So this is very important, and this is very helpful for the researchers like us. Ma'am, can you please throw some light on use of Dimensions.ai? How can we use it on Google? Yeah, it's I have given the screenshot of its website. Okay, and it's very simple. Our research scholars also use that. You have to put your name, but the point is what? Search strategies. I have mentioned a few of the things here regarding the COVID-19. I will give this presentation also. You can go through with that. The search strategy is very important. You have to logically build your search strategies. Okay, when I am talking about or and, this is very, very important.
Okay, so if you are means and search strategy is not a like a game like today we are going to क्योंकि ये सिंपल सी चीज लग रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसमें नाम डालेंगे सब कुछ तो सॉफ्टवेयर कर देगा, हो जाएगा, नहीं होगा, रिजेक्शन आते हैं फिर। उसमें सर्च स्ट्रेटेजी में लॉजिकल थिंकिंग की आवश्यकता है। क्या मुझे वास्तव में चाहिए, क्या उसके साथ और होना चाहिए। कई बार ऐसा भी हुआ है हमारे प्रैक्टिस आवर्स के दौरान हम लोगों को अपनी सर्च स्ट्रेटेजीज पूरी की पूरी दोबारा से शफल करनी पड़ी है, क्योंकि सर्च देखिए ये तो सिस्टम है, इसको जो आप दोगे वही वो निकाल देगा। तो सर्च स्ट्रेटेजी जिस भी टॉपिक के लिए आप कर रहे हो वो आपकी प्री डिफाइंड होनी चाहिए, वो आपकी कंसेप्चुअलाइज्ड होनी चाहिए, और जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपको, और वो दिस इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, उसको रन करने में मतलब कुछ अलग से कुछ नहीं सीखने की आवश्यकता है। बट द पॉइंट इज कि किन चीजों पे फोकस करना है, स्पेशली सर्च स्ट्रेटेजीज एंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। सिंपल सी बात है, यदि आप योग पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी एक मुद्रा पे, मैं ज़्यादा नहीं जानती लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मान लो किसी मुद्रा पे आपको शोध करना है और आप वहाँ पर 2 मुद्रा पे शोध कर रहे हो और आपने वहाँ पर और लगा दिया, तो आपकी सर्च स्ट्रेटेजी गड़बड़ हो गई, आपको एंड लगाना पड़ेगा। और वो छोटे से पॉइंट है, और नॉर्मल लेमन की लैंग्वेज में कोई भी व्यक्ति हम में से शुरू से बचपन से सुनते आए हैं एंड और एक ही बात है, और जनरली भी हम लोग क्या करते हैं एंड और कॉमनली यूज कर देते हैं। तो वहां पर सर्च स्ट्रेटेजीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैडम। Ma'am, as you told about the different type of review literatures, for writing those review literatures, you prefer to use some tools like Manly or without software? मैनुअल का जमाना नहीं है आज। Okay, so मैनुअल करेंगे तो हम लोग काफी ऐसी चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ देंगे। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे रिसर्च स्कॉलर ही मैंडले यूज करते हैं आजकल। पहले हम लोग ने जब थीसिस लिखी थी तो मैनुअल ही करते थे। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैनुअल में क्या होता है, हम सर्च स्ट्रेटेजीज को कम्प्लीटली नहीं कर पाएंगे, और सारे डेटा को, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको कुछ ना कुछ डेटा हमसे छूट जाएगा, चाहे हम कितना ही उसमें अच्छे से करें। तो सॉफ्टवेयर में आप Manly सजेस्ट करेंगे या कोई उससे भी अभी बेहतर? उससे भी बेहतर है। ओके, उससे भी बेहतर है। ठीक है। बिब्लियोमेट्रिक के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और जो मैंडले के लिए रेफरेंस साइटेशन के लिए और सारी चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके लिए एक वर्कशॉप भी हम प्लान कर सकते हैं और आपको इसके विषय में और जानकारी भी दे सकते हैं। धन्यवाद मैडम। Of e-books and e-journals, and as well as access to the national and international centers and universities. तो access में आपका PRI कहाँ, मतलब कैसे access कर सकते हैं? बैठे बैठे मैंने IIT में access सब किया है, तो how PRI could be helpful? Sir, we are totally dependent on SkyHub first. We are totally dependent on this dimensions.ai. लेकिन अगर एक्सेस की बात करें, जैसे स्कोपस का मैंने बताया, हम लोग उसको नहीं एक्सेस करते क्योंकि लगभग 20 लाख रुपए सालाना है उसका, तो वो हम लोग नहीं करते और हमें उसकी जरूरत भी नहीं लग रही, क्योंकि जब चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विषय में अनुराग सर की और पूज्य आचार्य श्री की काफ़ी लेवल पे मीटिंग्स हो चुकी, कुछ उनके साथ हम लोगों ने, क्योंकि हम एक ऐसी संस्था हैं जो कि देश हित के कार्यों में इन्वॉल्व हैं, तो उस लेवल पे भी बात हो चुकी, लेकिन वो एक पॉजिटिव सेंस में आगे नहीं बढ़ी। और मुझे ऐसा लगता है जब हमारे पास आज ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं तो हम उसका लीगली यूज़ कर सकते हैं। जी नहीं मैडम, उस पर एक्सेस जो है, हमारा लेटेस्ट बुक्स भी है, बहुत से लिटरेचर जो है या जो पब्लिकेशंस हैं, वो एक्सेस क्या हमारे इससे हम बिब्लियोमेट्रिक से सारे एक्सेस सर, जितनी बुक्स भी नेट पर अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी डेटाबेस में है, dimensions.ai ने अपनी डायमेंशंस को काफ़ी बढ़ा रखा है, कई कंट्रीज के लेवल पे, कई डेटाबेसेस के लेवल पे, उन्होंने जितने भी वहाँ पर अवेलेबल हैं सब इससे हम कैप्चर कर सकते हैं। मेरा सवाल लिटरेचर रिव्यू के सोर्स से संबंधित है। जब हम रिव्यू करते हैं तो रिसर्चर का भी प्रयास होता है और प्रिंसिपल भी कहता है कि हम गुड पब्लिकेशंस जो अच्छे जर्नल में पब्लिश हैं उसको एक्सेस करें, उसको साइट करें। और दूसरी तरफ लिटरेचर रिव्यू का जो सबसे स्टैंडर्ड लेवल है, मेटा एनालिसिस है, उसमें एक पब्लिकेशन बायस की बात को हमें हमेशा बताना पड़ता है। वो ये कहता है कि जो लोगों की आर्टिकल पब्लिश करने की आदत होती है, जो जैसे मान लीजिए हमने 10 वेरिएबल ले रखा है, उसमें 5-6 वेरिएबल्स में अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो ऑथर उसको पब्लिश कर लेता है, जिसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है उसको नहीं करता है।
दूसरी बात, जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आता है उसको छोड़ देता है, स्मॉल स्टडी जो हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं होती है उसको न पब्लिश नहीं करता है। तो इसीलिए मेटा एनालिसिस में जो अनपब्लिश सोर्स हैं, मास्टर डिजर्टेशंस हैं और जो आर्टिकल्स लोगों ने लिखा है लेकिन छपा भी नहीं है, उन सबों को शामिल करने से पब्लिकेशन बायस कम होता है और हम एक रिसर्च में जो मेटा इफेक्ट है उसका एक्यूरेट अनुमान कर सकते हैं। मेटा एनालिसिस की एक प्रिंसिपल ये कहती है, तो ये दोनों सिद्धांतों को कैसे रिसर्चर एक प्रैक्टिकल पैराडाइम में एग्जीक्यूट करे। थैंक यू। तो सबसे सर आपने अपने प्रश्न का आंसर के साथ ही इसके अंदर बोला है, क्योंकि सारी चीज़ें बताते हुए तो ऑब्वियस सी बात है इन सब चीज़ों का उद्देश्य है, चाहे वो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है चाहे मेटा एनालिसिस है, एक ही उद्देश्य है पब्लिकेशन बायसनेस को ख़त्म करने का। तो जितना भी अनपब्लिश्ड लिटरेचर होता है ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा उसमें कंसिडरेशन में नहीं आता। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि एक विभाग से ही कई बार दो लोग एक्टिवली एंगेज हो जाते हैं या फिर अपना प्रमोशन के लिए एंगेज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही पेपर किसी और ढंग से, दूसरा उसी पेपर को किसी और ढंग से रिपीटेटिव वे में पब्लिश कर देते हैं, लेकिन तीसरा रिसर्चर जो कि बिब्लियोमेट्रिक कर रहा है वो उसको ले या ना ले, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसको क्वालिटी ऑफ पेपर देखना पड़ता है। अगर उसका साइटेशन एनालिसिस ठीक है, उसका साइटेशन जो है और उसको बार बार कोट किया गया है, तो लिटरेचर की टर्म में उसको ऑथेंटिक माना जाता है एज कंपेयर टू द अदर आर्टिकल। मैंने बात प्रैक्टिकली आपको पूछा है। अभी आपने बिब्लियोमेट्रिक स्टडी कोविड-19 के जो हर्बल मैनेजमेंट में पब्लिश के लिए आगे भेज दिया है, तो मैं इसी में मेटा एनालिसिस को देख रहा था तो पीआरआई का एक देवपुरा वाला पेपर मुझे आरसीटी मिला। बाकी बहुत सारे जो आर्टिकल्स जो आरसीटी हुए हैं, द आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19, उसमें कोई प्री प्रिंट में आरसीटीज की जो क्वालिटी अच्छी नहीं है, हार्डली 17 आरसीटीज मिले। तो ऐसे हालात में अगर रिव्यू करना हो तो कई बार नए फील्ड में बड़ा दिक्कत होता है, तो वी हैव टू कंसीडर दी some unpublished and the low quality papers too। जी, तो आपका ये ठीक है सर, लेकिन उसमें मैं सजेस्ट करूंगी अगर हमारे पास लिटरेचर ही कम है या कुछ ही कम ही लिटरेचर है उसके ऊपर, जो मैं आप जिसको कोट करे देवपुरा वाला, तो वो क्योंकि ऑथोरिया में पब्लिश्ड है, ऑथोरिया में जो पब्लिश्ड होता है वो प्री प्रिंट माना जाता है, उसको वैलिडेशन के अंदर, वैलिडेशन के तहत नहीं माना जाता है। और मैं ये पॉइंट भी आज सबको एक बार बताना चाहती हूँ, शायद आपको नॉलेज में हो, कि जैसे क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि ये एक षड्यंत्र के तहत चलती हैं ये चीज़ें, यानी जितने अच्छे आर्टिकल्स हैं उनके तो फीस बढ़ा दी उन्होंने, और जो लो आर्टिकल्स होते हैं, जो बेसिकली लो इम्पैक्ट फैक्टर रैंकिंग कम है, उन आर्टिकल्स में ठीक है आप 2000 रुपये दे दो, 2500 रुपये दे दो। इंडिया में ये चल रहा है। एक्चुअल हम हैं कहाँ, स्थिति कहाँ है? स्थिति ये है कि हम एक तीसरा धड़ा आ गया है, उसको बोल रहे हैं प्री प्रिंट। प्री प्रिंट के नाम पर आप कुछ भी उठाकर डाल दो। आज आपने एक आर्टिकल लिखा, आपका मन कर रहा था, आपने उठाकर डाला, वो पीयर रिव्यू नहीं है, आपने उठाकर डाल दिया, ऑथोरिया नाम का है, उसमें आप डाल सकते हो। प्री प्रिंट में डाल दो, प्री प्रिंट में डालने के बाद आप उसको कोट कर सकते हो, जी मेरा पेपर पब्लिश हो गया, ठीक है। लेकिन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में क्या वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। द रीजन इज कि पीयर रिव्यू जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो प्रामाणिक होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई व्यक्ति होता है। ऑथोरिया जर्नल या प्री प्रिंट जितने भी अवेलेबल हैं, उन हालांकि वो प्लेटफॉर्म जो बने हैं वो रिसर्चर के बेनिफिट के लिए बने हैं कि कहीं पब्लिश नहीं हो रहा तो वहां डाल दो, लेकिन उसका मिसयूज कितना है। आज अगर आप चाहें तो 6 घंटे के अंदर आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा ऑथोरिया के अंदर। और यूनिवर्सिटी वाले जो कटियार सर से बच्चे आजकल बहुत डरते हैं कि जी 2 पेपर तो होने ही चाहिए, या 5 पेपर बोल रखे हैं अफसर ने, तो कटियार सर खुश हो जाएंगे कि हाँ बच्चों ने 5 पेपर कर दिए। बट द पॉइंट इज पीयर रिव्यू नहीं है, पीयर रिव्यूड नहीं है तो वो कंसिडरेशन में ही नहीं है, वो सही नहीं है। तो जितने, अगर कोई ऐसा विषय है जिसके अंदर हमारे पास रिसर्च आर्टिकल कम है, जैसे कोविड-19 है, एक रिसेंट विषय था, उसमें यदि कम है तो हमें प्रेफर करनी चाहिए मेटा एनालिसिस rather than for bibliometric analysis. We have to prefer the meta analysis. Thank you. ओम मैम, हम आज इतने गौरवान्वित हैं और इतने आह्लादित हैं कि हमारी छोटी बहन डॉक्टर वेद प्रिया जी ने
इतने कठिन विषय को इतनी सहजता सरलता के साथ हमारे सामने रखा, और पूरा जो विश्व है जहां शोध कार्य चल रहे हैं, शोध का प्रकाशन चल रहा है, शोध की दिशाएं कैसे हों, किस प्रकार से हम अपने शोध कार्य को और उत्कृष्ट बना सकते हैं, इस विषय को बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। हमें इस बात का गौरव है कि हमारे इस संस्थान में डॉक्टर वेदप्रिया जी और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, गवेषक हैं। और मुझे संस्कृत की 2 पंक्तियां याद आ रही थी, बड़ा सुंदर लिखा है, पयसा कमलम कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः शशिनाच निशा निशयाच शशि निशया शशिनाच विभाति नभः। बड़ा सुंदर लिखा है कि जल से कमल की शोभा बढ़ती है और कमल से जल की शोभा बढ़ती है, और कमल और जल दोनों मिलकर के सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। चंद्रमा से रात सुशोभित होती है और रात्रि से चंद्रमा सुशोभित होता है। चंद्रमा और रात्रि से पूरा गगन आकाश शोभायमान होता है। ऐसे ही ऐसी विदुषी बहनों के कारण ये पतंजलि संस्थान विभूषित हो रहा है, और पतंजलि संस्थान के कारण आप सारे संसार में यश प्राप्त कर रही हैं। तो ये धारा इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संस्थान में कार्य कर रहे हैं कि जिसके मार्गदर्शक परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य जी आज न जाने कितने क्षेत्रों में विश्व में प्रथम स्थान पर है। सारे विश्व में प्रथम स्थान को प्राप्त करना, और उसमें हमारी बहन वेदप्रिया जी, हमारी बहन पूज्या डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, ऐसे महान चिंतकों का, तपस्वियों का और विचारकों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि अभी तो बहुत थोड़े समय में आपने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, आगे आगे पूरे विश्व में आपकी ख्याति हो, आपकी धवल कीर्ति दिग्दिगंत में व्याप्त हो। और आपने जिस कार्यशाला की बात की थी, हम पूज्या दीदी के साथ आपसे प्रार्थना करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस प्रकार की कार्यशाला निर्धारित की जाए। हमारे युवा प्राध्यापक और हमारे शोधार्थी उससे लाभान्वित होंगे। आपका पुनः बहुत बहुत आभार।